हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से एक बार बिजनेस लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से भी लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पर विजिट कर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि वेद अनुबंध क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, इसके तत्व क्या है और इसके लक्षण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि वेद अनुबंध किसे कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसे कहा जाता है जो अधिनियम राजनियम के नियमों को फॉलो करते हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट को पास किया जाता है, तो उसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि वैध अनुबंध कहा जाता है। तो इसके तत्व कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में अनुबंध के आवश्यक तत्वों एवं आवश्यक लक्षणों को वर्णन किया गया है। धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध है, यानी कि जितने भी ठहराव हैं वे सभी अनुबंध है, यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। यानी कि 1872 की धारा 10 के अनुसार यह बताया गया है कि जितने भी ठहराव किए जाते हैं, यानी कि एग्रीमेंट किए जाते हैं, वे सभी ही अनुबंध कहलाते हैं। यदि जो पक्षकार एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अनुबंध करते हैं और दोनों के बीच में स्वतंत्र सहमति है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, तो वे एक तरह से अनुबंध होगा ही होगा। लेकिन ये एक वैलिड अनुबंध माना जाएगा, जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित कर दिए गए हों। यानी कि यहाँ यह बताया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दो लोगों के बीच में, वो अपनी स्वतंत्र सहमति देते हैं कि मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से, और आपके साथ मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों पक्ष खुशी खुशी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री होते हैं, और कोई एक वैधानिक प्रतिफल के लिए किया जाता है और एक कोई वैलिड ऑब्जेक्टिव होता है दोनों के बीच में, तभी यह वैध कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बताया गया है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 10 व अन्य धाराओं तथा न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित को एक अनुबंध के आवश्यक तत्व लक्षण माना गया है। तो आगे यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स कि एक आवश्यक लक्षण क्या होता है, यानी कि तत्व को ही लक्षण कहा गया है, यानी जो फैक्टर्स होते हैं उसे ही लक्षण यहाँ बताया गया है। तो फर्स्ट में क्या लक्षण आता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। यानी कि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला आवश्यक तत्व यही होता है कि दो या दो से अधिक पक्षकार हो, यानी कि कम से कम दो का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट तो 2, 3, 4, 5 ऐसे लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य रूप से कम 2 का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बताया गया है कि वैध अनुबंध का पहला आवश्यक तत्व यह है कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दोनों पक्षकारों में से एक प्रस्तावक और एक वचनदाता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता होता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे यह एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि अगर जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, राम अपना कार को 2000 रुपये में बेचना चाह रहा है,
यानी कि कोई एक कार का खिलौना हुआ, वो खिलौने को 2,000 रुपये में बेचना चाहता है और कोई श्याम नाम का एक लड़का है, उसे 2,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे प्रस्तावक के रूप में राम हुआ और प्रस्ताव ग्रहीता के रूप में श्याम हो गया। तो ये दोनों अपनी सहमति से दोनों अपनी राय दिए और यहाँ पे दोनों खरीदने के लिए स्वतंत्रता रूप से एग्री हो गए। तो ये एक वैध अनुबंध कहा जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, अर्थात ठहराव। एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों के मध्य ठहराव होना आवश्यक है। यानी कि जो प्रस्ताव किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, वो एवं स्वीकृति की जाती है, वह ठहराव एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों के मध्य ठहराव होता है। और ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है। अतः ठहराव करने के लिए प्रस्ताव तथा उसकी विधिवत स्वीकृति होना भी आवश्यक होता है। यानी कि अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रस्ताव को रख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं तो वो विधिवत होना चाहिए, तभी यह वैध अनुबंध कहलाएगा। आगे आ जाता है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखना। यानी कि वैधानिक लीगल तरीके से जो भी कार्य कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो लीगल तरीके से संबंध को स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए दोनों के बीच में। एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह नीड की आवश्यकता होती है कि पक्षकारों का उद्देश्य जो है, यानी कि जो दो पार्टनर है उन लोगों का जो उद्देश्य है वो वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैधानिक संबंधों के अभाव में पक्षकारों के मध्य अधिकार और दायित्व तो उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर ये दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अभाव या कमी हो जाती है तो दोनों के बीच में अधिकार और दायित्व तो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे श्रीमती फालमोर बनाम हालफोर 1919 इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो ठहराव एक वैध अनुबंध नहीं होगा। यानी कि दोनों के बीच में वैधानिक तरीके से अगर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है दोनों की सहमति से, तो यह एक ठहराव वैधानिक नहीं होगा, ये वैध नहीं होगा, लीगल तरीके से नहीं किया जाएगा और माना भी नहीं जाएगा। तो आगे बताया गया है कि सामान्यतः जैसे कि सामाजिक, घरेलू, पारिवारिक, राजनीतिक ठहरावों में पक्षकारों की इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की होती है। जैसे घूमने जाने, खाना खाने, सिनेमा जाने का ठहराव इत्यादि। यानी कि जनरली अगर हम लोग दो फ्रेंड्स हैं और हम लोग दोनों ने प्लानिंग किया कि हम लोग आज घूमने चलते हैं और दूसरा बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो इस तरह का जो ठहराव होता है, या फिर कोई खाना खाने के बारे में कोई बोलता है कि चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें इतने रुपए का, और बाद में वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, मेरा मन चेंज हो गया। तो इस तरह से अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो अनुबंध किया जाता है, वो वैध नहीं माना जाएगा। व्यापारिक अनुबंधों में सामान्यतः यह माना जाता है कि ये अनुबंध वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा से किए जाते हैं। अगला आ जाता है अनुबंध करने की क्षमता। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अनुबंध के वैध होने के लिए यह अभी आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जो दो व्यक्ति एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने मन के अकॉर्डिंग जो मन किया वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने की भी क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। पक्षकार सक्षम होने चाहिए। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र सहमति। यानी कि जब दो पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति होती है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई दबाव प्रेशर नहीं होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो एक वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक होता है। और अनुबंध अधिनियम की धारा 13 सहमति को तथा धारा 14 स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करती है। धारा 13 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो इसे एक वैध अनुबंध कहा जाएगा। यानी कि पक्षकारों के मध्य सहमति मानी जाती है। सहमति को पक्षकारों की
मैत्रिकता भी कहा जाता है, यानी कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है, दोनों अपनी खुशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसे वेद अनुबंध कहा जाता है। आगे आता है कि धारा 14 के अनुसार पक्षकारों की सहमति को स्वतंत्र तभी माना जाता है यदि यह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है। यानी कि कभी कभी कपट की भावना से भी बहुत लोग करते हैं अनुबंध और बाद में बदल जाते हैं, और बहुत कभी कभी ऐसा होता है मिथ्या वर्णन, यानी कि बाय मिस्टेक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये भी वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि वैधानिक प्रतिफल एवं वैधानिक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो लीगल तरीके से उसका परिणाम मिलना चाहिए, और लीगल तरीके से भी उसका एक उद्देश्य का होना ज़रूरी है। एक वेद अनुबंध के लिए वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक होता है, यानी कि प्रतिफल का अर्थ यह होता है कि कुछ के बदले कुछ, यानी कि कुछ दिए तो उसके बदले में उसका कुछ परिणाम हो जाता है। जैसे कि हम लोग बुक को पढ़ते हैं तो हम लोगों का यह उद्देश्य होता है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो यानी कि कुछ के बदले हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में तो हमें परिणाम मिलेगा ही, तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ के बदले कुछ परिणाम मिलना जरूरी है। इसी प्रकार से अनुबंध के वैध होने के लिए उसका उद्देश्य वैधानिक होना जरूरी है। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें प्रतिफल एवं उद्देश्य को अवैधानिक माना जाता है। आगे आ जाता है निश्चितता, यानी कि सर्टेनिटी का होना। अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यह बताया गया है कि ठहराव का अर्थ निश्चित होना चाहिए, यानी कि जो भी ठहराव किया गया है वो एक एग्रीमेंट, यानी कि दोनों पक्षकारों का साइन होता है, और जो भी अनुबंध किया जाता है वो निश्चित तरीके से किया जाता है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है, उसे ही वैलिड कहा जाता है। निश्चित करने योग्य होना चाहिए ठहराव का अर्थ, अनिश्चित होने पर ठहराव व्यर्थ बन जाता है। आगे आता है निष्पादन की संभावना। एक वेद अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव ऐसे कार्य के लिए होना चाहिए जिसका निष्पादन संभव है। धारा 56 के अनुसार एक असंभव कार्य के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। आगे आ जाता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो, यानी कि व्यर्थ यानी कि खराब घोषित नहीं किया जाना हो, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा जो होता है ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया होता है। यदि अतः अनुबंध के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव उन ठहरावों में से होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, यानी कि जो भी ठहराव किया गया है उसे व्यर्थ घोषित कर दिया गया ना हो। बिना प्रतिफल का ठहराव, अवैधानिक प्रतिफल के ठहराव, विवाह या फिर व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, बाजी के ठहराव आदि को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है, तभी वो अनुबंध वैलिड होगा। आगे आ जाता है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, यानी कि जो लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसे फॉर्मली पालन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन को मानना जरूरी है। अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ इसी में यही आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट किया जाता है, जो ठहराव किया जाता है वो लिखित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई अनबन हो जाए, मतभेद हो जाए पक्षकारों के बीच में, तो वो प्रमाणित कर सकेगा कि हाँ इन्होंने पहले एक दूसरे के साथ काम करने के लिए अनुबंध किया था। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन किसी राजनियम द्वारा ऐसी कोई अनिवार्यता लागू नहीं की गई है, तो वह अनुबंध लिखित, मौखिक या ग्रवित किसी भी रूप में हो सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे वैध अनुबंध के मीनिंग को और इसके तत्वों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।